हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो एग्जांपल के साथ डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया H2O एंड H2S का। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे H2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, सल्फाइड है। दूसरा, आपको यह भी पता है कि आप अगर ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वान डेर वाल अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हमें ये पता है ना कि जो वान डेर वाल अट्रैक्शन होती है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा साइज होगा उस मॉलिक्यूल या उस आयन का जो सरफेस एरिया है वो उतना ही ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वान डेर वाल अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको देख के हमें यह लगता है कि जो H2S है वो ज्यादा डेंस होना चाहिए एज कंपेयर टू H2O। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और यह गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। रिवर्स हो गया, मतलब H2O है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू H2S। ऐसा क्यों हुआ होगा, यह सबसे पहले एक्सप्लेन किया लेटिमर एंड रोडीवेस ने 1920 में। इन्होंने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जिसके कारण यह ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू H2S। कैसे बॉन्ड बन रहा है अभी देखो, जैसे वाटर है, मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ठीक है, इस तरह से मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल लिखे हैं। तो आप देखो कि ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर से भी खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर देखो, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपका जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड H2S के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए यह गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है और ये क्यों नहीं बना पा रहा। तो इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होगी, पहले ये नोट करो। अब हम करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मान लो कि A है, A के साथ हाइड्रोजन अटैच है और यहां पर B आयन है जिसके पास एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोजन कम से कम एक तो होना चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। दूसरा कि हाइड्रोजन जिस भी एटम से अटैच है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा है इसका साइज है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तो A की जगह कौन कौन सा आइटम हो सकता है भी, एक तो आप फोन से याद रखो FON। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है। अब आप कहोगे जी नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मिलती जुलती होती है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो क्लोरीन का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और इसके लिए साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा हम ये मान सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकती है। एक की जगह क्या हो सकती है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकती है, या एक की जगह क्या हो सकता है, CF3 और CCl3। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक की जगह है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरा, B की जगह क्या हो सकता है, B की जगह आपका हो सकता है FON, फोन। ठीक है, इसके अलावा यहां क्लोराइड हो सकता है भी। ठीक है, और अब इसके लिए भी कंडीशन है कि आपका जो B की जगह जो भी एटम होगा उसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है कि मैं क्या लिखूंगा, कंटेन एट लिस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर तो हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा देखो भी, ये जो यहां पर मैंने क्लोरीन लिया है ये मोस्टली क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। और यहां जरूरी नहीं भी आपका आयन हो, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, अभी वाटर का एग्जांपल दिया था, दोनों मॉलिक्यूल ही थे, है ना, और मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकते हैं, दोनों बात है। यानी मॉलिक्यूल होगा तो उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, या तो फ्लोराइड होना चाहिए, या ऑक्साइड होना चाहिए, या नाइट्राइड होना चाहिए, या फिर क्लोराइड होना चाहिए।
और अब ये भी नहीं हो सकता जैसे आपसे पूछ ले कि यहां पर जैसे अमोनियम आयन है और यहां पर अमोनियम आयन है और क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? अमोनियम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भी? न तो इसके पास लोन पेयर है, न ही इसके पास लोन पेयर है। इसके लिए कंडीशन क्या थी? कम से कम एक लोन पेयर तो हो इसके पास। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों के पास ही लोन पेयर नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखो भी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ हम ये लिखेंगे कि 8 to 42 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दो बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं भी। एक होता है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एनर्जी। पहले हम मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं और फिर एनर्जी के बेस पे क्लासिफाई करेंगे भी। मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे ये दो तरह के होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम ही बता रहे, समझ गए होंगे। इंटरमोलिकुलर मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में होगी। वो जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो विद इन ए मॉलिक्यूल होगी, यानी सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में होगी। तो क्या लिखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? इट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स which may be same और different। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लिया था मैंने, जैसे वाटर के साथ है तो वो क्या होगी? इंटरमोलिकुलर होगी। ठीक है, और दूसरा जैसे HF है और यहां पर भी HF है तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा भी? पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर भी क्या हो रही है? आपकी इंटरमोलिकुलर हो रही है, मतलब एक से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। ये सेम भी है, जैसे यहां भी HF है, यहां भी HF है और ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, जैसे यहां पर अमोनिया होता, ठीक है, और यहां पर क्या होता? वाटर होता, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती। ये क्या है? दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, बट हो क्या रही है? दोनों में इंटरमोलिकुलर हो रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। तो इधर देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैं क्या कहूंगा? इट टेक प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल, यानी यह सिंगल मॉलिक्यूल में होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो इसमें क्या होती है? इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या जाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ भी क्या होता है? नाइट्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव है और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी, ये ऑर्थोनाइट्रो है। अगर यहां पर पैरानाइट्रोफिनोल होता तो उसमें नहीं होती क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? साइक्लाइजेशन हो गया, एक तरह से साइकिल बन गई है। अभी कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या हुआ है? 6 मेंबर आपकी साइकिल बन गई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लाइजेशन, या फिर यहां पर क्या हो गया है? चिलेशन, कई किलेशन भी कह देते हैं अभी। तो यहां पर चिलेशन हुआ है। तो आपको पता होगा नॉर्मली जो 5 और 6 मेंबरिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एनर्जी के बेस पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसे हम सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह देते हैं और इसे अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखो भाई, एग्जांपल से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर फ्लोराइड है और यहां पर HF लगा हुआ है।
आपको पता है यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसके पास लोन पेयर है ना, और यहाँ पे और साइज में भी छोटा है, तो ये आसानी से इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ अट्रैक्शन कौन सी हुई है, अभी ये आयन है और ये डायपोल क्रिएट हो गया, तो आयन डायपोल अट्रैक्शन कहूंगा क्या मैं इसको, क्या बना यहाँ पर, आयन डायपोल अट्रैक्शन के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बना यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इधर देखो, मान लो यहाँ पर HF होता और यहाँ HF होता, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो अब इस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक तरह से वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ भी डायपोल है, यहाँ भी डायपोल है, इस अट्रैक्शन को मैं क्या कहूंगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कहूंगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो किसकी वजह से बना है, भाई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण बना है। ठीक है, तो उधर बना था आयन डायपोल के कारण, यहाँ पर डायपोल डायपोल के कारण। तो आपको पता है जो आयन डायपोल के कारण बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल बॉन्ड के। अब दूसरा क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर F माइनस था, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे H प्लस आ गया, F माइनस आ गया। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना ले, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, यह दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, अटैच है। एक के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच है और दूसरे के साथ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच है। ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया, अब अगर ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सॉरी इसके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और यहां पर कौन सा आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। यानी इन दोनों में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इधर आ जाओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या करूंगा, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड था, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। यहां पर लिख दूं CB मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है दो तो, और एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब मैंने यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ नेगेटिव लिख दिया। अब मैंने इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां और यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, एक दो, दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए यहां पर, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, ऊपर क्या था, दो कोवेलेंट एक हाइड्रोजन। क्या ये यहां से ये बनना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाले जो अट्रैक्शन थी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये वाली वीक है। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो अट्रैक्शन हो तरह से क्या हो रही है, वीक अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए हमने इसको किसमें कंसीडर किया, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और यहां पर क्या है, दोनों ही केस में क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब यहां पर एक तरह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया एक तरह से, जो आपका नया कंपाउंड बन रहा है इसके सेम ही बन रहा है, और यहां क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्या एप्लीकेशन है। पहले हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए करेंगे, इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और फिर करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो पहली एप्लीकेशन है कि पहले फिजिकल स्टेट ही डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपका जो H2O है वो लिक्विड होता है और H2S है वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। दूसरा HF लिक्विड होता है और HCl है वो गैसियस होता है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तो इनमें इस तरह की कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। समझ आ गया होगा। ठीक है, लिख लेना, क्या लिखोगे, ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब ये क्यों नहीं करते H बॉन्डिंग भी, एक तो इनका साइज बड़ा है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या है, कम है, तो इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो दूसरा देखो भी, आपका जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3COCH3 एसीटोन है भी, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि आपका यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, ये यूरिया है, और यूरिया आपने देखा होगा
सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरिया है उसमें H बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं होती। तो यूरिया में H बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। आपका C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, NH यहां लिख देता हूं 2। तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो इस पे नेगेटिव और इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा यूरिया का मॉलिक्यूल हो तो उसको कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O N है, और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ N, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सब पे लिख लेना भी। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो आगे वाले यूरिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से क्या होगी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी और इसी वजह से ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड है सॉल्युबिलिटी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी H बॉन्डिंग के। और एक बात और ध्यान रखना भी, जो H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट पर। ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट में H बॉन्डिंग है वो मैक्सिमम होती है और गैसियस स्टेट में H बॉन्डिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। नोट कर लेना, स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा अभी मैं आपको। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो कैसे करेंगे हम, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्कोहल क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्यों भाई, क्योंकि वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जैसे आपका वाटर ये है और यहाँ पर क्या आ गया, आपका एल्कोहल आ गया, यहाँ पर फिर वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका एल्कोहल आ गया। इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये वाटर में क्या होता है, एल्कोहल होता है, वो सोल्यूबल होता है। ध्यान रखना भी, R की जगह क्या हो सकता है, आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, ये बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी घटेगी। तो आपसे कंपेयर करवा ले, जैसे CH3OH है और C2H5OH है, दोनों में से वाटर सोल्युबल ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। या आपसे ये कंपेयर करवा ले कि जैसे आपको दे दिया C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल और दूसरा दे दिया CH3OCH3, दोनों ही क्या है, आइसोमर है एक दूसरे का, दोनों ही का जो यानी फॉर्मूला भी सेम है और इनका दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गए ना। तो बट इनकी सोल्युबिलिटी आप चेक करोगे वाटर के अंदर, तो एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू इथर। ये एल्कोहल है और ये इथर है, तो एल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है। थर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे भी, एग्जांपल लेता हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या लूंगा OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ R ले लिया। इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो मतलब क्या हो गया, डाइमेराइजेशन यानी डाइमर बन गया। अगर सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो उसे मोनोमर कहते, अब दो जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के डाइमर हो गए। ठीक है, तो R की जगह क्या हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, C6H5 हो सकता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका HCOOH फॉर्मिक एसिड। और अगर यहाँ पे CH3 होगा तो CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, ये एसिडिक एसिड। और यहाँ पे C6H5 और C6H5 होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। यानी फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड है वो डाइमेराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, जिसे इनका डाइमर बन गया मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो गया। जैसे एक CH3COH का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है। मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट करना आता होगा, कर लोगे। दो जुड़ गए तो क्या हो गया, डाइमर बन गया तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और ये डाइमेराइजेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये ध्यान रखना। एक तो आपके ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्योर स्टेट में है तो डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा, या वेपर फेज में डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उनके अंदर क्या होगा, ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा। बट एक्वस सॉल्यूशन में यह डाइमर की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है।
नोट करो। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? हम क्या करेंगे, उसको डिसोशिएट करके कंजुगेट बेस बनाएंगे, और कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है, यानी उससे जो एनायन बनने वाला है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर स्टेबल एनायन बन रहा है तो वो आसानी से डिसोसिएट होकर H+ दे देगा। दो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, एक मेलिक एसिड है और दूसरा फ्यूमेरिक एसिड है। मेलिक एसिड क्या होता है अभी, हम ये कहेंगे सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। हम मेलिक एसिड को ऐसे लिखेंगे C+OH, यानी दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम साइड है। अगर यह एक हाइड्रोजन आयन दे दे, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं Ka1 लिख रहा हूं, तो H+ इसने दे दिया, तो क्या बना भी CH और यहाँ C+O, O- आ गया यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा C+OH। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब इससे जो कंजुगेट बेस बना वो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो गया। यानी मैं लिख सकता हूं क्या यहां, स्टेबलाइज बाय H बॉन्डिंग। अब यह और डिसोसिएट होकर एक हाइड्रोजन और दे सकता है ना, एक हाइड्रोजन और है, तो मैंने थोड़ी हीट दी तो H+ निकला, तो क्या बनेगा यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, C+O, यहां C+O। क्या यह हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है। ठीक है, तो हमें यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको हाइड्रोजन निकालने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि दोनों जो बल्की ग्रुप है सेम साइड है, तो इनमें क्या होगी, रिपल्सन होगी। यानी यहां पर क्या होगी, स्टेरिक रिपल्सन भी तो होगी, और दूसरा हम एनर्जी भी दे रहे हैं यहां पर, तो मतलब ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यानी यह आसानी से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, बट यह आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो कंजुगेट बेस बना है वो स्टेबल हो गया है। बट यहां वाला एनायन है वो क्या है, अनस्टेबल है। अब दूसरा देखो, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं फ्यूमेरिक एसिड का। ये सिस फॉर्म है, तो फ्यूमेरिक एसिड क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। सिस और ट्रांस आप आगे पढ़ोगे भी, अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस होता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस होता है। यहां ध्यान रखना भी डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन में। तो कैसे लिखूंगा मैं, C+C और यहां पर C+O OH आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएगा, यहां C+O आएगा। ठीक है, पहला हाइड्रोजन निकलेगा, कहीं से भी निकाल दो, चाहे यहां से निकाल दो चाहे वहां से निकाल दो। तो मैं क्या लिखूंगा, C+C, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां मैंने लगा दिया C+OH। यहां हाइड्रोजन है, यहां क्या लगा दूंगा C+O, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने। अब देखो यह इन दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो ये जो कंजुगेट बेस बना है वो लेस स्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अपोजिट साइड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा आगे चलते हैं, ये क्या हो गया इसका Ka1। ये फ्यूमेरिक एसिड के लिए तो F लिख देता हूं, या मेलिक एसिड के लिए था M लिख देता हूं, यहां भी मेलिक एसिड के लिए था M लिख दूंगा, और यहां Ka2 आ गया, मेलिक एसिड के लिए M लिख दूंगा, और यहां से H+ निकल गया, ये वाला H निकलेगा। अब तो क्या बनेगा भाई, C+C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ C+O, O-, यहाँ हाइड्रोजन C+O। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो भाई, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों भाई? इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि यहां पे लेस स्टेरिक रिपल्सन होगी। ठीक है, तो यहां रिपल्सन कम है तो ये ज्यादा स्टेबल है। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये वाला Ka1 जो मेलिक एसिड के लिए था उसकी वैल्यू ज्यादा है Ka1 फॉर फ्यूमेरिक एसिड से, है ना। ये वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इससे जो कंजुगेट बेस बन रहा है मोर स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है इसकी वजह से। तो जो ज्यादा स्टेबल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। दूसरा देखो, अब ये वाला ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम हो रही है और हाइड्रोजन ये आसानी से दे देगा। यहाँ तो क्यों, बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था, एनर्जी देनी पड़ रही थी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे कि Ka2 F है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Ka2M से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है, नोट करो। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट है
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे कंपेयर कर रहे हैं हम हाइड्राइड कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 के। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं ग्रुप 15 के हाइड्राइड से। तो ग्रुप 15 आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है, तो इनके हाइड्राइड लिख देता हूं मैं पहले NH3 PS3 ASH3 SbH3। ठीक है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टेबिन। तो इनमें अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे की तरफ क्या होता है कि वांडरवाल स्ट्रेंथ या वांडरवाल अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और वांडरवाल अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आना चाहिए। ये क्या था, एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है अभी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ये होगा PS3 ASH3 SbH3 और NH3। यानी यहां पर तो वांडरवाल अट्रैक्शन काम कर रही है, मतलब हम इन तीनों का आंसर तो वांडरवाल अट्रैक्शन के बेस पर दे सकते हैं, बट यहां पर तो क्या होगी, वांडरवाल अट्रैक्शन मिनिमम होगी ना अमोनिया में, तो इसका आंसर हम वांडरवाल के बेस पे नहीं दे सकते। तो किसके बेस पे देंगे भाई, H बॉन्डिंग के बेस पर। यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम हो गया है इनमें। ठीक है, दूसरा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, ये वाला ऑर्डर आएगा PS3 ASH3 NH3 SbH3। ठीक है, अमोनिया कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, ये भी क्या हुआ, H बॉन्डिंग के कारण हुआ। दूसरा ध्यान रखना भी, ये यहां से यहां क्यों आ गया, क्योंकि यहां फ्लिपिंग होती है, अमोनिया में क्या होती है, फ्लिपिंग होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो SbH3 से कम है। अब बात कर रहा हूं मैं ग्रुप 16 के। 16 में कौन से आ जाएंगे भैया आपके, जैसे H2O है, H2S, H2Se, H2Te। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर है एक्सपेक्टेड, तो यही होना चाहिए वांडरवाल अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो, बट ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा नहीं होता। तो पहले मैं इनके लिए आसान है भी याद रखना, इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है, यानी H2S का मिनिमम होगा, उसके बाद में क्या जाएगा H2SE, और उसके बाद में H2Te, और उसके बाद में H2O। इनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप वांडरवाल अट्रैक्शन के बेस पे, यानी डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, वांडरवाल अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसके कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बट इसको एक्सप्लेन किसके बेस पर करेंगे, H बॉन्डिंग के बेस पर। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं ग्रुप 17 की। तो ग्रुप 17 में क्या होगा भाई, जैसे आपका एक्सपेक्टेड तो ये था HF HCl HBr HI। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख देता हूं मैं। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट HCl का होगा, फिर HBr का होगा, और फिर HI का होगा, और फिर क्या आ जाएगा, HF का आएगा। सेम है भी, ये तो वांडरवाल अट्रैक्शन के बेस पे एक्सप्लेन कर दोगे, HF का क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ। अब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, HCl है, HBr है, और यहाँ HF आ जाएगा, और यहाँ HI आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं भी, अब जैसे भी यहाँ तो जो HF है का ऑर्डर है वो अलग आया है, और जो ग्रुप 15 था उसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में चेंज था, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में चेंज है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में चेंज था। क्या था उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये वाला था। ठीक है, तो इसमें यहाँ अमोनिया आया था और इसमें HF आया है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका भी, जैसे ग्रुप आप इस तरह से लिख लो, ग्रुप 15 16 17। ठीक है, तो डिसऑर्डर ग्रुप 15 में किस में आया था, बॉइलिंग पॉइंट में, और ग्रुप 17 में किस में आया, मेल्टिंग पॉइंट में। इसमें तो क्या है, सेम ही है, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपको पीछे रखना है इसको। तो याद कैसे रखोगे, जैसे आप काउंटिंग करते हो तो 15 पहले आता है और 17 क्या आता है, बाद में आता है। इसी तरह इसमें भी ABCD अल्फाबेटिक ऑर्डर में पढ़ोगे तो B पहले आएगा और M बाद में आएगा, यानी ये दोनों पहले आ रहे हैं और ये दोनों बाद में आएंगे, तो आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा देखो भाई, ये तो था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भी, वोलेटिलिटी के।
ठीक है, यानी जो लिक्विड, वोलेटिलिटी का मतलब है कि कोई लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, यानी वो जितना आसानी से वेपोराइज होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब देखो यहां पर क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह से आपका H2S है, ग्रुप कौन सा है, ये आपका ग्रुप 16 में, तो ये क्या है, मोस्ट वोलेटाइल है। और यहां पर क्या देखोगे, HCl है, ये वाला, ये मोस्ट वोलेटाइल है। तो आपसे ये पूछ ले कि इनमें मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है, तो ध्यान रखना जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। ये वही बात है कि जैसे आपने एक एल्कोहल लिया या पेट्रोल लिया आपने, और दूसरे में एक बीकर में आपने पेट्रोल लिया, दूसरे बीकर में आपने वाटर ले लिया, और दोनों को खुले में रख दिया, ओपन में रख दिया, तो क्या होगा, पेट्रोल है वो हवा में उड़ जाएगा, बट वाटर नहीं उड़ेगा, थोड़ी बहुत अमाउंट में वेपर बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्यों भाई, क्योंकि जो पेट्रोल है उनके बीच में वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है तो वो आसानी से वेपोराइज हो जाएगा। जो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल, और जो नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ये आपका वोलेटाइल होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये भी वोलेटाइल होगा क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, और ये भी वोलेटाइल होगा, ये HCl। यहां भी क्या हो गया, दोनों एक ही बात है, बॉइलिंग पॉइंट कम है और अट्रैक्शन कम है, इसीलिए तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वोलेटिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, यानी जितना आसानी से वोलेटाइल होगा उतने ही ज्यादा वेपर बनेंगे और वो उतने ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और उनकी वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। अब आपसे विस्कोसिटी कंपेयर करवा ले, आपको दे दे कि जैसे CH3OH है या फिर CH2OH है, CH2OH यानी ग्लाइकोल, और एक दे दे आपको ग्लिसरॉल, कि इनमें सबसे ज्यादा विस्कस कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H बॉन्डिंग के। एक और ध्यान रखना भी, जो सरफेस टेंशन होती है वो भी डायरेक्टली क्या होती है, H बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इधर की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ सॉरी 2, और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 हो गए। ठीक है, ये ग्लाइकोल है और ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एक और करवा देता हूं भी, जैसे आपसे पूछ ले कि HF है और इसके बाद में अमोनिया दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, आपसे कंपेयर करवा ले कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, तो आपको ध्यान रखना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में क्या होगा HF का होगा, और उसके बाद में किसका होगा, अमोनिया का होगा। ऐसा क्यों भी, क्योंकि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, HF कितने बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब देखो HF की स्ट्रक्चर देखो, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोराइड है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, और दूसरा फिर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ फ्लोराइड आ जाएगा, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। यहां पर क्या है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर लोन पेयर तो 3 थे बॉन्ड बनाने के लिए, बट एक ही यूज हुआ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही था, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग है। ठीक है, दूसरा देखो अमोनिया है, अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे ना, तो इसके पास यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इसने। ठीक है, और दूसरा कौन बना लेगा भाई, ये इस तरह से इसमें भी बना रहा था ना, तो ये 2 बॉन्ड बना रहे थे, यहां पर क्या होगा, एक इसने बॉन्ड बना लिया, दूसरा ये वाला बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो हर एक जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 नहीं बनाता, ये ध्यान रखना भी। क्यों, यहां इसके पास लोन पेयर लिमिटिंग है, लोन पेयर एक ही है एक अमोनिया के पास, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे लिमिटिंग कहते हैं, जो लार्ज में हो उसे एक्सेसिव रिएजेंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, लोन पेयर लिमिटिंग है, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। लोन पेयर तो 3 थे बट हाइड्रोजन कम थे, यहां पर लोन पेयर 1 है, हाइड्रोजन सफिशिएंट है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब स्ट्रेंथ आपको पता है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, तो अब यहां पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इन दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब HF के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NH से। ठीक है, स्ट्रेंथ अभी करवा देता हूं मैं आपको कि स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है। तो इस कारण से क्या होगा, ये ऑर्डर आएगा, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ ले कि इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, H2 आएगा, फिर अमोनिया आएगा और फिर HF आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है,
कि मैंने कहा था ना बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का कम होता है, क्यों? ड्यू टू फ्लिपिंग। ठीक है, तो ग्रुप 17 का तो में ऐसा कुछ था नहीं बॉइलिंग पॉइंट में, ग्रुप 17 में क्या था? मेल्टिंग पॉइंट में था, तो इस कारण से यहां मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। हाँ जी, इंटरमोलिकुलर का मैं लास्ट पॉइंट करवा रहा हूं। जैसे आपका KHF2 है वो एग्जिस्ट करता है, बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? ये करता है, ये नहीं करता। इसका कारण ये है भी कि इसको अगर मैं लिखूं तो यह इस तरह से होगा, K आएगा, प्लस साइन है, और एक आएगा F, फिर यहां आ जाएगा HF। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है। तो इसमें क्या है, एक जो फ्लोराइड के साथ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। बट आपको पता है ClH Cl ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि Cl और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक है, तो इस कारण से यह तो एग्जिस्ट करता है, यानी ये वाटर में डालोगे तो K प्लस देगा और HF2 माइनस देगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा पाया जाता है, बट ये ऐसा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। मान लो आपका A के साथ H जुड़ा हुआ है और यहां पर B है जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी H पे उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यानी मैं ये कहूं कि फ्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, फिर ऑक्सीजन होगा और फिर नाइट्रोजन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इधर देखेंगे इसकी डोनर एबिलिटी। क्या देखेंगे? डोनर एबिलिटी। ठीक है, आसानी से कौन बनाता है अभी? जैसे नाइट्रोजन जुड़ा हो तो, इसके बाद में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो, उसके बाद में क्लोरीन जुड़ा हो तो। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से डोनेट कर देगा लोन पेयर, उसके बाद में ऑक्सीजन देगा और उसके बाद में क्लोराइड। क्योंकि क्लोराइड का साइज बड़ा है अभी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या हो गई है? कम हो गई है। अब क्वेश्चन देखो भी, आपको क्या करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो मैंने पहला दे दिया आपको, जैसे यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां पर नाइट्रोजन है। दूसरा दिया मैंने कि यहां पर आपका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो बॉन्ड बना रखे हैं इसमें। तीसरा मैंने दिया यहां पर कि यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहां पर भी नाइट्रोजन है। और फोर्थ दिया मैंने यहां पर कि यहां, मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कंपेयर करो इनके अंदर। कैसे करोगे? तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, यानी ये ए वाला पार्ट है ना, ये वाला, और ये वाले क्या है? बी है। ठीक है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन है, इन दोनों में नाइट्रोजन है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इनके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहां पर बी क्या है? नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो डोनर एबिलिटी अच्छी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। तो ये फर्स्ट है वो सेकंड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब इनमें कंपेयर करो भी, दोनों में नाइट्रोजन है, इधर कंपेयर करो, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी अच्छी है, तो मतलब 3 और फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब स्ट्रक्चर और देखो भी, स्ट्रक्चर पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है। पहले HCN की चेक करो, तो HCN को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो इसके पास एक लोन पेयर है, इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लोन पेयर है, नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरह से होती जाएगी। यानी जो HCN की स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? लीनियर होगी। ये बात ध्यान रखनी है, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा आपका जैसे HF है, HF की स्ट्रक्चर क्या होती है? जिग जैग होती है अभी, तो इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आपका HF क्या होगा? जिग जैग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, यह जिग जैग स्ट्रक्चर इसकी सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाई जाती है। नोट करो। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग के बारे में। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था इसके बारे में, तो एग्जांपल से डायरेक्ट आ रहा हूं भाई। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है आपका, OH ग्रुप है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ H है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरा देखो भाई, इसके लिए कंडीशन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, एक तो यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जो दूसरा एटम है वो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर, जिससे ताकि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सके। ठीक है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना नहीं होगी। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब एक आ जाए आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये बात ध्यान रखनी है। अभी पैरा नाइट्रो में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे यहां पर
OH ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ हो जाएगी और यहाँ NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो ये आगे से आगे हाइड्रोजन बॉन्ड करते जाएंगे। इसमें इंट्रामोलिकुलर हो रही थी और यहाँ क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो अब एक बात ध्यान रखो, अगर इंट्रा हो गई तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, और यहाँ इंटर है तो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अब बात करें, पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप देख के बता सकते हो क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। क्यों भाई? इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और इसमें क्या हुआ, एक नहीं आपस में बना ली बॉन्ड, दूसरे के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। और बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो इनमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वान टू वान अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर आपसे सोल्युबिलिटी पूछ ले कि इन दोनों में से ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल कौन सा होगा, इसने तो क्या किया, अपने अंदर ही बॉन्ड बना लिया है तो ये वाटर से एसोसिएट ही नहीं हो पाएगा, यानी वाटर के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और ये वाटर के अंदर आसानी से सोल्युबलाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पैरा की जो सोल्युबिलिटी है वो ऑर्थो से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ ले, ये तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गई। इसके बाद में विस्कोसिटी पूछ ले, विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी होगी, जितने ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा वो विस्कस होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इनमें से वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो हमने बताया था वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, आपका पैरा का ज़्यादा है ऑर्थो से, तो ये किस में आ जाएगी, वोलेटिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, बॉइलिंग पॉइंट के, याद रखना भी। तो ये ऑर्थो की ज़्यादा होगी पैरा से, यानी जो वेपर प्रेशर है वो भी किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो का पैरा से। हाँ जी, नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो अगर यह हाइड्रोजन दे दे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसे जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, आसानी से हाइड्रोजन देगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखो भाई, जो स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट है, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है आपका, CCl3 CHOH की होल ट्वाइस। इसकी स्टेबिलिटी को भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं कि कार्बन के साथ 3 क्लोराइड लगे हुए हैं और यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, कौन सा, इंट्रामोलिकुलर, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। वरना क्या है कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इनसे क्या होता है, वाटर निकल जाता है और क्या होगा, एक एल्डिहाइड या कीटोन में वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल क्यों हुआ, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो वाटर अगर आइस फॉर्म में हो तो उसकी डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। क्यों, उसको समझो। जैसे आइस बनेगी कैसे, जैसे ये आपका वाटर है, तो इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस तरह से, ठीक है। जब आइस बनती है तो इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एक क्या करता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बना रहा है। क्यों, इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वैकेंट स्पेस रह गया है, तो मतलब जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, बीच में वैकेंट स्पेस रह गया, स्पेस वैकेंट रहा, तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। और आपको पता है जो डेंसिटी होती है, जिसे रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या होती है अभी, मास बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ी है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि इनके बीच में वैकेंट स्पेस है। तो इस कारण से क्या होती है, जो आइस की डेंसिटी होती है वो लिक्विड से, वाटर की लिक्विड स्टेट से कम होगी, लिख लेना बेटी। तो अब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, अब जैसे जैसे मैं हीट दूंगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटना शुरू होगा। जो वैकेंट स्पेस है वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जाने शुरू हो जाएंगे, जाने शुरू होंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो
4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी और डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर मैं टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा दूंगा तो क्या होगा, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटने शुरू हो जाएंगे और ये दोबारा एक्सपेंड होना शुरू होगा। दोबारा एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, यानी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन पर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब एक बात और भाई, कि जैसे आपका ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इससे आपसे पूछ ले, ये वाला बना देता हूं, इस वाटर मॉलिक्यूल से पूछ ले कि इसके नियरेस्ट जो हाइड्रोजन, या फिर हम ये कहेंगे कि इस वाटर मॉलिक्यूल से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, कितने एटम डायरेक्टली अटैच है। तो डायरेक्टली कितने होंगे भाई, अब देखो यहां पर H है तो यहां पर होगा OH, यहां भी क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल और होगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, इससे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 4 तो एटम डायरेक्टली अटैच है। उसके नेक्स्ट में कितने होंगे, ठीक है, या ये कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के नियरेस्ट नेबर मॉलिक्यूल या नेबर एटम कितने हैं, नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, 4 है। और उनके नेक्स्ट नेबर कितने होंगे, यानी सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे। सेकंड नियरेस्ट कौन से होंगे भाई, ये तो डायरेक्ट नियर है, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा और छठा ये हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो 6 है और प्राइमरी नियरेस्ट नेबर मतलब जो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी तरफ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हुई, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।